हम देख रहे थे फ्रेमवर्क क्या होता है। तो हमने कल थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देखी थी कि व्हाट इज अ फ्रेमवर्क। तो इसमें हमने जो अब पीएचपी के अंदर हमने जो फ्रेमवर्क पढ़ना है ना पीएचपी का, वो है लारावेल। तो लारावेल क्या है? एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की जरूरत हमें तब पड़ती है, क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि हमने कुछ बड़ी एप्लीकेशंस बनानी हो। ये बार बार कोड को एक यूज, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होती है उसमें आप देखोगे कि जो लॉगिन का सिस्टम, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको बार बार परफॉर्म करना हर एप्लीकेशन की जरूरत होता है। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजों को जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उन्होंने पहले से ही इस तरह की फंक्शनैलिटीज जो है ना वो पुट की होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लारावेल फ्रेमवर्क है। लारावेल इज अ पीएचपी फ्रेमवर्क डिजाइन टू बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस यूजिंग एमवीसी। एमवीसी के बारे में हमने पढ़ा था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या चीज होती है। कोई भी एप्लीकेशन हो, उसकी तीन, आपकी कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसमें तीन चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। एक, आपके पास डेटाबेस से लिंक होगा उसका, कोई चीज आप डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई आउटपुट दिखा रहे हो, या आप कोई बिजनेस लॉजिक या फंक्शन लिख रहे हो। एक एप्लीकेशन में ये तीन चीजें होती हैं। कोई आप फंक्शनैलिटी लिख रहे होते हो, या आप उस फंक्शनैलिटी को, उसका जो है वो आउटपुट दिखा रहे होते हो, और आप डेटाबेस के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। ठीक है, बिजनेस लॉजिक से मुराद आपकी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि इमेज अपलोडिंग की फंक्शनैलिटी, लॉग इन की फंक्शनैलिटी, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी, साइन अप की, क्रिएट की फंक्शनैलिटी। तो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो, और फंक्शंस जो है फिर डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ ना कुछ आउटपुट दिखा रहे होते हो। तो ये तीन जो चीजें हैं ये आपकी हर एप्लीकेशन के अंदर होती हैं। इसको हम कहते हैं एमवीसी पैटर्न। यानी फिर हम इन तीन चीजों को डिवाइड कर लेते हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। एम मीन मॉडल, इसको हम कह रहे होते हैं मॉडल एमवीसी पैटर्न। और वी से आपका आ जाता है व्यू, और सी से आपका आ जाता है कंट्रोल या कंट्रोलर, कंट्रोलर्स। एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यानी हमने आउटपुट दिखानी है, हम व्यू का यूज करेंगे। हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हम मॉडल का यूज करेंगे। हमने कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है तो हम कंट्रोलर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो मेन कंट्रोल होता है एप्लीकेशन का वो कंट्रोलर के पास होता है। ठीक है, कंट्रोलर, अभी हमने कंट्रोलर नहीं पढ़ा। कंट्रोलर आपका यूं समझ लो मेन एप्लीकेशन का हेड है। ठीक है, इस एप्लीकेशन कंट्रोलर ने कंट्रोल करनी होती है एप्लीकेशन। कोई भी आपने जो उससे पूछा, कोई रिक्वेस्ट आपने भेजी, तो कंट्रोलर के पास आती है। कंट्रोलर फिर क्या करता है, अगर उसको जरूरत होती है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की, वो मॉडल का यूज करता है। यानी कि हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स करना है, स्टूडेंट को क्रिएट करवाना है, या समझ लिया हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स करना है। फिर क्या करता है कंट्रोलर जो है, इससे डाटा उठाता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, व्यू बनाता है, यानी आउटपुट बनाता है उस डाटा की। और उसके बाद आपको रिक्वेस्ट जो है वो रिटर्न हो जाती है, यानी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स क्या कहेंगे हम इसे, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, कंट्रोलर को अगर जरूरत होगी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की, वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा थ्रू मॉडल। ठीक है, अगर उसको जरूरत नहीं होगी तो वो नहीं करेगा। ऐसी आपने कोई चीज मांगी उससे, जिस
जिसमें उसमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है, तो वो डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर उसे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो आपके पास मॉडल की तरफ जाएगा, मॉडल को यूज करेगा। मॉडल, ये हम जो मॉडल या कंट्रोलर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बेसिकली पीएचपी की क्लास है, जो हमने क्लासेस पढ़ के आए हैं। और उसके बाद हमें इन दी एंड रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, अब हमने कल देखा था कि एप्लीकेशन को सेटअप कैसे करना है, एक रिएक्ट लारावेल की एप्लीकेशन को कैसे सेटअप करना है। हमने फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था। फ्रेमवर्क इज अ प्री बिल्ट स्ट्रक्चर, पहले से बना बनाया है, यानी आपने देखना है कि इसमें चीजें जो है पहले से बनी हुई हैं, ताकि हम कम जो है कोड लिखें और ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सकें। रीयूजेबल कोड होता है इसमें, टूल्स हैं और एंड लाइब्रेरीज और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी ऐड कर सकते हैं। हमने अपनी फंक्शनैलिटी को मजीद इनहेंस करना है। फर्ज करो हमने पेमेंट गेटवे लगाना है, कोई पेमेंट्स लेनी है, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी की कोई जो है ना, थर्ड पार्टी से मुराद है कि जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, वो एक डेवलपर ने बना के रख दी कि यार ये एप्लीकेशन आप यूज करके ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक पैकेज कहते हैं, हम उसको लाइब्रेरी कहते हैं या पैकेज कहते हैं। जैसे हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस खाली यूज कर रहे होते हैं ना हम, डेटा टेबल हमने जो यूज किया था, वो लाइब्रेरी है आपकी प्योर। उस लाइब्रेरी को यूज करके हमने अपनी वेबसाइट के अंदर डाटा टेबल वाली फंक्शनैलिटी डाल दी। इसी तरह हम लारावेल के अंदर भी बाहर से लाइब्रेरीज लाके उसकी फंक्शनैलिटी को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, मजीद इनहेंस कर सकते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर हमने पढ़ लिया, ये वर्क कैसे कर रहा होता है, ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट जब हम मारते हैं वो कंट्रोलर पे जाती है। ये भी मैं लाइफ साइकिल इसका दिखाता हूँ आपको। बेनिफिट्स वगैरह ये आप लोग पढ़ लेना इसकी। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, यानी क्या क्या रिक्वायर्ड है एक वेब एप्लीकेशन, लारावेल की एप्लीकेशन बनाने के लिए। नंबर वन, तो आपके पास पीएचपी का वर्जन 8.1 होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो लारावेल का है वो 12 चल रहा है, 12। लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आपका, वो 12 यानी कि 12 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गेट स्टार्टेड पे जाओगे तो आपके पास आई थिंक यहाँ पे नहीं बताता, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखो 12 एक्सा 12 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो आपको PHP 8.1 चाहिए मिनिमम, कंपोजर चाहिए, डेटाबेस चाहिए और नोड जेएस चाहिए, ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो आपको ये तीन चीजें लाजमी चाहिए। तो कंपोजर क्या है, कंपोजर पीएचपी डिपेंडेंसी मैनेजर है। डिपेंडेंसी मैनेजर फर्ज करो कि ये कंट्रोल कर रहा होता है पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है ना, इसने कंट्रोल की होती है, कौन सी फाइल कैसे लोड होनी है, बाहर से लाइब्रेरी आई है तो वो कैसे इंस्टॉल करनी है हमने, तो ये कंपोजर कर रहा होता है। कंपोजर को सबसे पहले तो हमें कंपोजर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने कल देखा था कंपोजर .org पे जाके आप इसको getcomposer.org पे जाके आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे composer.setup को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लोगे और नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लोगे। इसके बाद इसको चेक करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप CMD ओपन करोगे, कमांड लाइन इंटरफेस, और यहाँ पे आप लिखोगे कंपोजर डैश डैश वर्जन। तो अगर ये आपको इसका वर्जन बता देता है तो इट मीन्स कि ये सही इंस्टॉल हो गया, तो आपके पास कंपोजर सही इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपके पास डेटाबेस, क्योंकि हमने जैम्प इंस्टॉल किया तो जैम्प में डेटाबेस PHP सब इंस्टॉल होती है। इसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पे इंस्टॉलेशन में एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये कमांड चाहिए कंपोजर, ये वो जो हमने इंस्टॉल किया वो। उसके बाद है क्रिएट प्रोजेक्ट, कहाँ से, लारावेल, लारावेल, और ये है वो उस फोल्डर का नाम जिस नाम से, या ऐप का नाम जिस नाम से आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने सी ड्राइव में आओगे और मेरे पास लारागॉन, आपके पास जैम में HT डॉक्स वाले फोल्डर में आ जाओगे और मैं WW वाले फोल्डर में, और इस फोल्डर को मैं CMD इस तरीके से लिख के यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ से कंफर्म कर लेना आप कि यहाँ पे हो आप,
कैसे किया मैंने, ये जो आपका एड्रेस लिखा होता है इस पे आप क्लिक करोगे और इसको खत्म करो और यहाँ पे लिख दो CMD, तो ये वाला फोल्डर आपका कमांड लाइन में ओपन हो जाए। ये कंफर्म करना होता है कि ये फोल्डर इसी जगह पे हम, ये बता रहा होता है कि आप इस टाइम किस फोल्डर में बैठे हो कमांड लाइन के थ्रू। तो यहाँ पे आप कमांड लिखोगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल और इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख दोगे, माई ऐप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है माई ऐप के नाम से, ये देखो ये फोल्डर बन गया माई ऐप का और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो VS कोड में अपना जो प्रोजेक्ट मेरा इंस्टॉल हो चुका है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये मेरी लारावेल की फ्रेश इंस्टॉलेशन रेडी है इस टाइम, और इसको हम रन करने से पहले इसका थोड़ा सा हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें होता क्या कुछ है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास फोल्डर आ रहा है उसका नाम है ऐप। तो ज्यादातर आपका काम इस फोल्डर में होगा। इस फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर है जैसे कि HTTP, और इसके अंदर एक फोल्डर होता है कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे आपका कंट्रोलर का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मेन फोल्डर है वो है कंट्रोलर्स का, और ये मॉडल, यहाँ पे वो मॉडल्स आएंगे हमारी जो कि डेटाबेस के साथ हमें कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके बाद इसको इग्नोर करते हैं, और इस ऐप के बाद जो अहम फोल्डर है आपका कन्फिग का, यहाँ पे कन्फिग्रेशंस होती हैं इसकी, जैसे कि ईमेल की कन्फिग्रेशन है, क्यू की कन्फिग्रेशन है, या हम जैसे जैसे डेटाबेस की कन्फिग्रेशन है तो ये हम देखते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइग्रेशंस और कुछ सीडर्स हैं, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह काम होता है इनमें। इसके बाद पब्लिक का फोल्डर है, ये वो फोल्डर होता है जो अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए। इसके अंदर आपके पास जो मेन फाइल है वो index.php की फाइल है। ये मेन फोल्डर होता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसके अलावा कोई फोल्डर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। इस फोल्डर के अंदर सिर्फ ये इंडेक्स की जो फाइल है ये चलती है। ये फिर आगे बहुत सारी फाइलों को लोड करवाती है। पूरा का पूरा जो लारावेल का सिस्टम है, बूटस्ट्रैप कहते हैं उसको, उसको ये लोड करवाती है। तो इसमें इसके बाद रिसोर्सेज हैं, इसको भी देख लेंगे। इसके बाद राउट्स का फोल्डर हमारे पास अहम है। इसके अंदर आपके जो सारे राउट्स हैं कि कौन कौन से पेजेस होंगे, ये सारे आपके राउट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। और इसमें जो अहम फाइल है हमारे पास web.php, अभी इसको हम देखते हैं। इसके बाद स्टोरेज है, जब हम अपलोड्स वगैरह करते हैं तो सारी आपकी कुछ यहाँ पे स्टोरेज सेव हो रही होती है। टेस्ट इसको छोड़ दो। वेंडर, ये जो हम थर्ड पार्टी, ये जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनी हुई है इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हैं, काफी सारी लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल पड़ी हुई हैं। तो वो लाइब्रेरीज का जो रिकॉर्ड है, फाइल्स जो है ना वो इस वेंडर फोल्डर में पड़ी हुई हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो इसके बाद आपके पास वेंडर का फोल्डर, इसे नहीं छेड़ना आपने। इसके बाद हमारे पास env की फाइल होती है, ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होती हैं, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कह लो आप इसे, ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपकी। इसके बाद आपके पास गिट इग्नोर की फाइल होती है। ये फाइल क्या करती है कि जो गिट के ऊपर आप पुश कर रहे थे कोड गिट हब पे, तो इस फाइल के अंदर जो फाइल या फोल्डर हम लिख दें तो वो आपका पुश नहीं होता, इग्नोर कर देता है ये। इसके बाद कंपोजर की फाइल अहम है इसमें, ये इसके पास आपका जो जो इंस्टॉलेशन होती है ना, जो जो इंस्टॉल हुई हैं, मेटा डाटा वगैरह, इस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, इस तरह की चीजें जो है ना यहाँ पे सेव होती हैं इस फाइल में। इसके बाद पैकेट .json की फाइल है, इसे भी इग्नोर करते हैं। और रीडमी की फाइल है, इसके अंदर जो हम पुश कर रहे होते हैं ना कोड, उसमें जो आपको डिटेल नजर आ रही होती है रिपोजिटरी के अंदर, वो इस फाइल से उठाता है, वो रीडमी की फाइल से। इसके बाद हमारे पास इतना खास नहीं है। इसको अब रन कैसे करना है आपने, इस एप्लीकेशन को चलाना कैसे है, तो आपने क्या करना है, टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना।
और यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है कि आप इस टाइम पे अपने उस फोल्डर के अंदर मौजूद हो जो आपकी एप्लीकेशन है। ये एड्रेस आपको बता रहा होता है कि इस टाइम पे ये कमांड लाइन जो है वो किस फोल्डर में है, हम किस फोल्डर में बैठे हैं। तो हम अपने सही उसी एप्लीकेशन वाले फोल्डर में बैठे हैं और यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है php artisan serve। ये कमांड चलाओगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना ये इस पोर्ट पे इस यूआरएल पे चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसको क्लिक करते हैं और फर्स्ट टाइम जो है ये लोड टाइम लेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया कुछ। ये एरर क्या है, ये कुछ जो है ना एसक्यूएल की क्यूरीज चलाने लगा है लेकिन उसको डेटाबेस का कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो उसका सेटअप कैसे करते हैं हम, तो आपने जाना है env फाइल में और यहाँ पे आपने अच्छा इस टर्मिनल को आप क्लोज कर सकते हो लेकिन ये डिलीट नहीं करना आपने। किल करने में और क्लोज करने में फर्क होता है टर्मिनल का। किल करना होता है ये, यहाँ से आप किल करोगे तो ये टर्मिनल क्लोज हो गया तो आपकी एप्लीकेशन जो है ये बंद हो गई है। इस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन ऑफ हो गई है यानी ऑफलाइन हो गई है। तो दोबारा आप टर्मिनल में जाओगे और इसको आप php artisan serve ये कमांड आपने चलानी है, तब आपका ये एप्लीकेशन अप हो जाएगी यानी ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन चलती है। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, हम इसको सॉल्व कर रहे थे। और इस टर्मिनल को आप इस तरह पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो और यहाँ से ये अगर आप क्रॉस कर दोगे ना तो टर्मिनल आपका क्लोज हो गया है, किल नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे जाके न्यू करते हो तो ये न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये अक्सर आपके पास अक्सर इस तरह से टर्मिनल ओपन है, तो आपने ये नहीं करना। अगर आपने टर्मिनल इस तरह से क्लोज किया हुआ है तो आपने उसी टर्मिनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे आओगे ना, ये एरो का निशान बन रहा है, देख रहे हो? इस एरो के निशान से इसको ऐसे पकड़ना है और ऊपर उठा लेना है। तो ये आपको वही टर्मिनल है जो पहले चल रहा था। ठीक हो गया। यहाँ से अगर ये क्लोज हुआ है, यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे ऊपर उठा लेना है। वहां से न्यू नहीं ओपन करना, न्यू एक ही दफा ओपन करना है, इसमें एक ही टर्मिनल यूज करते हैं। यानी आप न्यू करोगे तो ये दो कॉपी बन गई, इसकी दो कॉपीज हो गई। तो हमें ये वाले कॉपी की जरूरत नहीं है, हम एक ही टर्मिनल के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरीके से नीचे भी कर सकते हो या आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ओपन ही रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। इसके बाद आपने इन्वायरमेंट, हम डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे थे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में फाइल में आना है .env, ये स्पेशल फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे आपका डेटाबेस का सेटअप है, वो जो हम वहां पे कर रहे थे MySQL के अंदर। तो यहाँ पे बताना है आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो पहले तो मैं इन सबको अनकमेंट करता हूँ, कंट्रोल/अनकमेंट हो गया। ये देख रहे हो नीचे ये चीजें चलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं MySQL। ठीक है, डेटाबेस हमारा है MySQL। इसके बाद ये यूआरएल भी ठीक है, पोर्ट नंबर भी ठीक है। ये है डेटाबेस का नाम, किस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और ये यूजर नेम है और पासवर्ड हमारा कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम हमारा ठीक है, पासवर्ड हमारा कोई नहीं है, ये भी ठीक है। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस आपने जाके बनाना होता है। तो इधर मैं लॉगिन करता हूँ। तो आपको पहले एक डेटाबेस, तो डेटाबेस में यूजुअल जो होते हैं आमतौर पे हम क्या करते हैं, इसी जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है उसी नाम से बना लेते हैं। तो माई ऐप मैंने इसका नाम रखा हुआ है, तो इसी नाम से मैं डेटाबेस बना लूंगा। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके इसको माई ऐप डेटाबेस को क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर नहीं बनाया, डेटाबेस बनाया मैंने। ये आपका माई ऐप का डेटाबेस बन गया और यहाँ पे वो नाम आपने लाके पेस्ट कर देना जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया। सेव करना फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन की सेटिंग्स आ गई। इसके बाद आप इस फाइल को दोबारा रीलोड करोगे तब आपके पास एरर थोड़ा सा चेंज आएगा। वो कहता है कि जी बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। वो कह रहा है कि हमें माई ऐप जो डेटाबेस है इसके अंदर सेशंस का टेबल नहीं मिल रहा। ठीक है,
तो इसके अलावा इसे ये कह रहा है कि हमें ये टेबल नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई टेबल है ही नहीं अभी। तो इसके लिए हमने एक कमांड चलानी है यहाँ पे। अब ये टर्मिनल हमारा ऑन है, तो कमांड चलाने के लिए टर्मिनल को क्लोज करना पड़ता है या किल करना पड़ता है। या तो हम यहाँ से किल करके दोबारा ओपन कर ले, या ये चलते हुए टर्मिनल को आपके क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करना है, कंट्रोल सी। तो आपका टर्मिनल ये देखो क्लोज हो गया और ये वापस अपने यूआरएल पे उस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है php artisan migrate। तो यहाँ पे आपके 3 टेबल्स बन गए हैं, ठीक है। 3, आई थिंक 3 नहीं है, तकरीबन 5-6 टेबल बनते हैं, क्योंकि इस फाइल के अंदर ना 3 टेबल बन। तो अब यहाँ पे आओ इस डेटाबेस के अंदर और इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे अब टेबल्स बन गए, ये खुद ब खुद लारावेल में बना दिए। कैसे बनाए हैं? ये हमने कमांड चलाई है php artisan migrate, ठीक है। तो अब ये आपके टेबल बन गए। तो इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को मैं बंद कर रहा हूँ और अब दोबारा से मैं सर्वर को ऑन करना यानी एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ। php क्या कमांड है? आर्टिजन सर्व। ये कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, ये हम उसमें भी लिख देंगे नोट्स में भी, और आपको भी ये याद होनी चाहिए जुबानी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपकी ये लारावेल 12 वर्जन एप्लीकेशन जो है फाइनली लॉन्च हो गई है। अच्छा, अब ये माइग्रेशन वाली जो कमांड थी इसको अभी इग्नोर करते हैं, सिर्फ हमने एक ही कमांड अभी देखी है php artisan serve। अब हमने देखना है कि ये यहाँ पे ये जो है ये आपका वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे कि google.com होता है, facebook.com है, ये आपका यूआरएल है। तो जब हम कोई भी यूआरएल किसी भी वेबसाइट का यूआरएल ओपन करते हैं, फर्ज करते हैं हम ओपन करते हैं टाइसर का, ticer.pk एंटर करते हैं, तो जो पहला पहला पेज ओपन होता है ये कैसे ओपन? तो लारावेल के अंदर ये डिटेल कैसे होती है कि पहला पहला पेज कैसे ओपन हुआ, तो आपने कैसे इसको देखना है कि ये कैसे ओपन हो रहा है। तो पहले पेज का जो यूआरएल होता है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, बस ये फॉरवर्ड स्लैश इतना सा एंटर करो तब भी यही ओपन हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश आपने जाना है यहाँ पे, जब भी आपने देखना है कि ये पेज जो ओपन हो गया, कोई भी पेज ओपन होगा तो इसका इसका कंटेंट किधर पड़ा हुआ है, तो आपने सबसे पहले तो आपने जाना होता है राउट्स के फोल्डर में। राउट्स के फोल्डर में जाओगे और यहाँ पे आप देखोगे वेब का एक फाइल है, यहाँ पे आपकी राउटिंग होती है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। तो अब आज से हम कंट्रोलर पढ़ेंगे इसका। तो यहाँ पे आपके पास ये राउट है, ये बेसिकली क्लास है। इसको मैं क्विकली आपको डेमो दे देता हूँ कि ये क्या चीज होती है। ये ऐसे कैसे चल रहा है फंक्शन, क्विक आपको मैं एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये PHP ऑनलाइन PHP मैंने चलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास बना रहे थे, याद है हम करते थे क्लास, और जैसे कि मैंने फर्ज करो कार की क्लास बनाई और इसके अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक फंक्शन, और ड्राइव के नाम से एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, और कंसोल डॉट लॉग, और कार इज ड्राइविंग या रनिंग, ठीक है। तो ये आपकी एक क्लास बनी। तो इस क्लास का हमने फिर इंस्टेंस बनाते होते थे, इंस्टेंस याद है। तो car1 इज इक्वल टू न्यू कार, सॉरी ऐसे। अब इस car1 के ऊपर हमें इस तरीके से ड्राइव का फंक्शन मिलता था, DRIVE ड्राइव। अब अगर इसे रन करो तो आपके पास आउटपुट में बता नहीं रहे, मैं भी जावास्क्रिप्ट वाला कंसोल लॉग लिखे खड़ा हूँ, एको। तो रन किया मैंने, तो आपके पास कार इज रनिंग आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस फंक्शन, इस क्लास के इस फंक्शन को यूज करने के लिए, इस मेथड को यूज करने के लिए मुझे एक
इंस्टेंस बनाना पड़ेगा लाजमी। अगर यहाँ पे एक फंक्शन है, फर्ज करते हैं ये ड्राइव का ही फंक्शन, अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं विदाउट इंस्टेंस बनाए, इसे हम कहते हैं एक इंस्टेंस बनाना या एक कॉपी बनाना। तो एक कॉपी, बगैर कॉपी बनाए इस फंक्शन को मैं कैसे यूज कर सकता हूं? इसका तरीकेकार क्या होता है, इधर हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, इसको हम कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। अब क्या होगा, ये जो स्टैटिक वर्ड है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है इस फंक्शन को यूज करने के लिए, यूज कर सकते हैं विदाउट इंस्टेंस बनाए। कैसे यूज करेंगे, तो हम मैं लिखूंगा कार डबल कॉलन, ठीक है, और इसके बाद ड्राइव का ये फंक्शन ऐसे, और यहाँ पे मैं चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डॉट 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 लगाता, रन किया मैंने, तो ये देखो ये फंक्शन रन हो गया। ये स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन को इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, यानी क्लास को इनिशिएट किए बगैर, इसे कहते हैं इनिशिएट करना, क्लास की एक कॉपी बनाए बगैर हम इस तरह से स्टैटिक फंक्शन इस क्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डबल कॉलन होता है यहाँ पे कहलाता है स्टैटिक स्टैटिक स्कोप रेजोल्यूट, आई थिंक स्टैटिक स्कोप रिजॉल्वर है, आई थिंक इस तरह होता है ये डबल कॉलम, स्टैटिक स्कोप रिजॉल्वर आई थिंक होता है ये चीज भी यहाँ पे यही हो रही है। ये राउट की एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन पड़ा होगा गेट का, उसको यूज किया जा रहा है, और वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक राउट लेता है कि किस राउट पे आपने जाना है, और आगे फिर एक फंक्शन लेता है कि इसके इस राउट पे जब चले जाओगे तो क्या आपको नजर आएगा, तो पेज आपका कौन सा ओपन होगा, ये वो चीज है। तो ये जो चीज है आपकी इस तरह से जहां पे भी आएगी, तो वो क्लास है और उसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, और आगे नाम उसका गेट है। तो यहाँ पे आपके पास ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, कंट्रोल जी, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। तो ये आपका ये फंक्शन जब हम इस जगह पे आते हैं तो ये फंक्शन लोड करता है एक व्यू को, और व्यू मतलब HTML की फाइल है, HTML को, व्यू आउटपुट को। ये पड़ा कहाँ पे होता है, आप इस पे होवर करके भी देख सकते हो, लेकिन आपके लिए इस एक्सटेंशन का इंस्टॉल होना आपके पास लाजमी है, लारावेल। ये पड़े होते हैं व्यूज, हमने रखने हैं रिसोर्सिस के अंदर, व्यूज के फोल्डर में सारे व्यूज आएंगे, हमारी HTML सारी यहाँ पे होगी, ठीक है। हमारी जो भी आउटपुट हो रही होगी HTML, वो आपकी सारी इधर पड़ी होगी। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पे एक राउट बनाते हैं एक नया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को, और नीचे आता हूँ और दोबारा से पुट करता हूँ, और यहाँ पे अब सारे जो राउट होंगे वो स्टार्ट यहीं से हो रहे होंगे, स्लैश से, होम से। होम के बाद फर्ज करो जैसे मैंने यहाँ पे आया, ये जो मैं देख रहा हूँ, फर्ज करो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है ना, स्लैश अप्लाई का राउट है, ये देखो क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्या राउट बन रहा है, स्लैश अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ स्लैश अप्लाई ऐसे किया होगा, और यहाँ पे फिर इसका व्यू बनाया होगा, तो रिसोर्सिस में चलते हैं, व्यूज में न्यू फाइल बनाते हैं, अप्लाई डॉट ब्लेड डॉट php, एक्सटेंशन इसकी क्या रखोगे, अप्लाई डॉट ब्लेड डॉट php, कोई भी नाम होगा, इस नाम का चेंज होना कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जो नाम है उसका इससे मैच होने का मसला नहीं है, लेकिन ये लोड जो होगा वो इससे मैच होना चाहिए, तो ये आपका नाम होगा अप्लाई ऐसे, ठीक है। तो इसका इससे मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका नाम इस नाम से मैच होना जरूरी है, क्योंकि इसने जाके यहाँ से ये अप्लाई वाला लोड करवाना है। तो यहाँ पे हम जस्ट एक HTML की डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा हूँ, तो मैं ये वेलकम वाली बल्कि यहाँ जस्ट यहाँ से ये बॉडी यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये बॉडी, बॉडी और स्लैश HTML, और बॉडी के अंदर मैं H1 लगाता हूँ,
अप्लाई पेज /h1 सेव करते हैं और यहां से अब मैं यूआरएल बनाऊंगा // अप्लाई एंटर करूंगा तो आपके पास ये नया पेज ओपन हो रहा है, ये नया पेज ओपन हुआ है, ठीक है। और ये जो वेलकम पे आपके पास आ रहा है वो यहां से आ रहा है, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना काम। हमने क्या करना है, हमने यूज करना है MVC पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अभी तक आपका कंट्रोलर नहीं आया, इधर कंट्रोलर का केस नहीं बना, तो इस तरीके से हमने राउट्स नहीं बनाने, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मैं एक सिंपल सी एप्लीकेशन आपको बना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ और बल्कि इसको अनकमेंटेड रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब हम बनाएंगे अपना एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक हो गया। तो कंट्रोलर यानी कि हमने क्लास बनानी है, कंट्रोलर इस तरह की हमें क्लास बनानी है, लेकिन वो बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, कमांड के थ्रू बनाना है हमें। अब कंट्रोलर बनाने की कमांड क्या है वो देख लो, PHP आर्टिजन, सारी कमांड इस तरह स्टार्ट होंगी, PHP आर्टिजन स्पेस